नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं रीट पात्रता एग्जाम 2025 की तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 2011 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, 2012 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, 15, 17, 21, 22 में L1 के एग्जाम में, L2 के एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, ऑफिशियल आंसर की के साथ हमें कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना, पूरी की पूरी क्लास देख लेना। आपको अभी कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, पास में जो बेल आइकन है वो दबाना है, कुछ नहीं करना, केवल आपको तैयारी पर ध्यान देना है। एक बार तैयारी कर लीजिए, पात्रता क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मेंस एग्जाम की तैयारी बड़े ही शानदार जानदार तरीके से इसी चैनल पर करवाई जाएगी। और क्लास पूरी हो जाए ना, तब आपको डिसाइड करना है कि सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। अभी आपको कुछ नहीं करना, एक बार इस क्लास को पूरा देख लीजिए। हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़े ही शानदार और जानदार तरीके से, और 100% यहीं से प्रश्न छपेगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहां पर आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पात्रता के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपते हैं। इसके अलावा आपको मैं मॉडल पेपर भी करवा रहा हूं, इसके अलावा आपको व्याख्या सहित भी करवा रहा हूं। अगर व्याख्या सहित करना चाहते हो तो व्याख्या सहित कर लीजिए, मॉडल पेपर करना चाहते हो तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि तैयारी इतनी शानदार कर लीजिए कि पात्रता न केवल क्लियर हो बल्कि अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। हमारे 100+ नंबर आने चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए पात्रता क्लियर। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्या कहता है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और ये पेपर प्रश्न है रीट L1 2011 साइकोलॉजी क्वेश्चन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 2011 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए वो हम बात करेंगे। उसके बाद L2 के एग्जाम में 2011 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, और सभी को लगाने, L1 वाले को L2 वाले भी लगाने और L2 वालों को L1 वाले भी लगाने, क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चन सेम रहेंगे आपके। तो देखिए यहां पर खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है खिलौनों की आयु? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या शेषवावस्था को, या इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यानी जो पूर्व बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है उसकी विशेषता नहीं है, ये हमें बतानी है। विशेषता नहीं है वो बतानी है, विशेषता है वो नहीं बतानी, बल्कि नहीं है, कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। तो देखिए, दल समूह में रहने की अवस्था, ठीक है जी, इसे कहा जाता है दल समूह में रहने की अवस्था। अनुकरण की अवस्था, बिल्कुल सही है जी। प्रश्न करने की अवस्था, बिल्कुल सही है जी। खेलने की अवस्था, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर यही होगा जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, खेलने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया, इसका आंसर देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि उत्तर बाल्यावस्था, कौन सी अवस्था?
उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुएं क्या करता है, भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। यानी ऐसी कौन सी भौतिक वस्तुएं हैं जिसमें बालक क्या करने लगता है, परिवर्तन समझने लगता है। द्रव्यमान में, ठीक है जी, द्रव्यमान में समझने लगता है। संख्या में भी समझने लगता है। द्रव्यमान और संख्या ये है, और द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र भी हमें दे रखा है, तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। द्रव्यमान में भी परिवर्तन समझने लगता है, संख्या में भी परिवर्तन समझने लगता है, और क्षेत्र में भी परिवर्तन समझने लगता है। कौन, उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा ऑफिशियल आंसर की के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विकास का अर्थ है, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विकास का अर्थ है, यानी द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, यानी डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी परिवर्तन यानी प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है क्या। या फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। या फिर अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। जी हां, इतना तो हमें पता है कि परिवर्तन है ना, उसकी एक श्रृंखला है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, लेकिन ये अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप जो होते हैं ना परिवर्तन, उसकी अनुत्तरण क्या है, ये श्रृंखला रहने वाली है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी डेवलपमेंट के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं, यानी विकास की जो अवस्था आती है ना, उसके अपने खतरे होते हैं, ये यहां पर कह रहा है। तो बिल्कुल सही है जी, ये तो एकदम सही दे रखा है। फिर विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, क्या कह रहे हैं, विकास है ना उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता, ये सत्य नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो विकास उकसाने और बढ़ावा देने से होता है, ये होना चाहिए था, यहां पर नहीं दे रखा है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, ये भी सही है। यानी ए, बी और डी हमें क्या दे रखा है, सही दे रखे हैं, और नहीं ए सी डी, सॉरी दोस्तों, यहां पर क्या आएगा, सी आएगा। ए सी डी तो हमें बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन बी हमें गलत दे रखा है। और हमें क्या पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है, तो बी सत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, और क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा विकासात्मक कार्य है जो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताओं को सीखना, ये तो है उपयुक्त है ये तो। फिर देखिए, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर इतनी जल्दी कैसे उत्तर बाल्यावस्था में पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को कैसे प्राप्त कर लेगा, तो यहां पर यह गलत हो जाएगा। और व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ठीक है जी, अपने हम उम्र बालकों के साथ सीखना, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, सबका साथ सबका विकास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यानी मोटिवेशन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही है, मोटिवेशन क्या करेगा, व्यक्ति को लक्ष्य की
ओर ले जाएगा। ठीक है जी, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की क्या करेगा, संतुष्टि करता है। बिल्कुल सही है, शारीरिक आवश्यकताओं की क्या कर देगा, यह संतुष्टि करता है। कौन, मोटिवेशन। और यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में भी सहायता करता है। यह भी बिल्कुल सही है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। यह सरासर गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जो मोटिवेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर 5 वर्ष का राजू, कितनी उम्र का राजू, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। यानी बाहर आया हुआ है भयंकर तूफान, राजू है घर में अकेला, कुछ नहीं, घर में तूफान आ गया, खिड़की से बाहर देखता है। जैसे ही बिजली चमकती है और कड़कड़े लगती है, यानी जैसे फिल्मों में होता है, भूतों वाली फिल्मों में होता है, वैसा दृश्य आ चुका है। यहां पर बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है, राजू शोर सुनकर उछलता है। यानी जैसे फिल्मों में आता है, हीरोइन आती है या फिर हीरो आता है, बिजली चमकती है, हवाएं चलती है, बाल उड़ते हैं, यानी वो वाली फीलिंग आ गई यहां पर। तो आगे देखिए, बार बार यही घटना होती है, फिर कुछ शांति के बाद बिजली कड़कती है, यानी कुछ देर सन्नाटा छाता है, उसके बाद फिर बिजली कड़कती है कड़ाक धनी से, और फिर राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। यानी राजू उछलेगा बिजली की कड़कड़ाहट सुनकर। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, यानी राजू जो उछला है ना, कौन से सिद्धांत के कारण उछला है, ये है साइकोलॉजी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, फिल्मों में ऐसे उदाहरण नहीं देखे जाते, लेकिन हमें सीखने होंगे, फिल्मों पर आधारित कर ये उदाहरण सीखने होंगे। तो क्या ये शास्त्रीय अनुबंधन है, या फिर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है, या प्रयत्न एवं भूल वाला है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा वही हो जाएगा जो अब की बार हमें नौकरी दिलाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय अनुबंधन क्या आ जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, यह कैसे सकारात्मक हो जाएगा। मीन मेख निकालना बंद करना गलत है, तो इनमें से सभी भी नहीं आएगा। बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मित्रों के द्वारा जो उपहास किया जाता है वो कोई क्या आता है, सकारात्मक दंड होता है, नकारात्मक नहीं होता। मित्र तो ऐसे ही उपहास करते रहते हैं, दिन में 3-4 बार सुनाते हैं, आपको भी सुनाते होंगे, सुनाते हैं ना, आपको सुनाते हैं, तो वो सकारात्मक दंड है। कोई दंड ऐसे नहीं दे रहा यहां पर, तो सकारात्मक दंड हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 से सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय यहां पर आगे सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। क्या सत्य बात है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, सरासर गलत है। दृष्टिकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है, सरासर गलत है। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया, यानी प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, यह प्रशिक्षण पर निर्भर करता है, वो लाभकारी होगा या हानिकारक होगा। तो इसमें कौन सा उपयुक्त आंसर लग रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 और क्या है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन यानी टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, यानी आपके व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। क्या अभ्यसता कहलाता है, क्या अधिगम कहलाता है, या अस्थायी अधिगम कहलाता है, या अभिप्रेरणा कहलाता है। तो वो मोटिवेशन नहीं होगा, न लर्निंग होगा, न टेम्परेरी लर्निंग होगा, तो वो होगी हैबिचुअस। क्या होगी, अभ्यसुअस। क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यस्तता होगी। क्या होगी, अभ्यस्तता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, मैं अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 विद्यार्थी की अभिवर्तियां,
विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक नहीं करना चाहिए। यानी आप अध्यापक लगने वाले हो, या तो आप लगोगे क्या गुरुजी बनोगे या फिर मैम बनोगे। आप मतलब आप कोई लड़की भी पढ़ रही होगी क्लास, कोई अध्यापिका भी पढ़ रही होगी क्लास को, तो वो मैम ही बनेगी। वो कैसे बन जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? टीचर, वैसे टीचर वो कह रहा हूं मैं, अध्यापक तो वो बनेगी अध्यापिका, अध्यापक नहीं अध्यापिका बनेगी वो, इसलिए कह दिया मैंने। तो फिर देखिए, हमें बताना है कि कौन सी विधि का प्रयोग अध्यापक नहीं करना चाहिए। यानी आपको नहीं करना है, विद्यार्थियों को जब पढ़ाओगे ना, आपको वो विधि का प्रयोग नहीं करना। तो देखिए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, दबाव से किससे, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना गलत है, पहला ही गलत हो जाएगा। किसी बालक के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते कि तुझे ये करना ही होगा, तुझे 26 जनवरी में भाग लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। यानी इस प्रकार आप दबाव नहीं डाल सकते। अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। किसी विचार को दोहराना और दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, ठीक है जी। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के समर्थन और शिव करते, ठीक है। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, उपलब्धि अभिप्रेरक। क्या उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में क्या बताना है हमें? निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें बताना है किसके? अचीवमेंट के बारे में, यानी उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में। उपलब्धि अभिप्रेरक यानी अचीवमेंट, मोटिव के बारे में हमें सही कथन बताना है। तो देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। क्या ये बात सत्य है या नहीं है? तो ठीक है जी, ये तो गलत है, गलत है। क्या है? गलत है। फिर देखिए, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं, गलत कैसे हो गई प्यारे साथियों? सही है ये बात। क्या है? सही है, क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है जी, ठीक है, आवश्यक है, आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की दृष्टि, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा क्या? नहीं, अभी आगे और बाकी है। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमें दिखाई दे रहा है, इनमें से सभी, ये भी तो हो सकता है। इन दो को देखने के बाद हमें पता चलेगा। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। एकदम सही बात है। और यदि व्यक्तित्व के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर लेता है। अब आपकी रुचि किस में है? पढ़ने में है, खेलने में है? अलग रुचि है ना। पहले जब आप छोटे थे, नन्हे बच्चे थे, यानी नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तब आपकी रुचि अलग थी, और 6 से 10 वर्ष में आपकी रुचि अलग थी। तो बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ कर देगा? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या फिर विद्यालय में? तो बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देगा किस में? विद्यालय में। कौन सी उम्र में? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में जाने में रुचि लेने लगेगा। और आपकी एज कौन सी है? आप किस में रुचि रखते हो? ये आपको ही पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है क्वेश्चन नंबर 15? कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? कितने स्तर है? 3 स्तर है। चेतन के कितने? 3 स्तर बताएं। कौन सा गुण सिद्धांत है वो, या फिर हमारा प्रकार सिद्धांत है, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, या फिर व्यवहारवाद सिद्धांत है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जिसके अनुसार चेतन के 3 स्तर है और मानव का मस्तिष्क क्या है? एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वो खेलने चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? यानी जैसे ही बालक को गुस्सा आया, खेलने चले गए,
और आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, फोन की स्क्रीन फोड़ देते हो, ऐसे ही करते हो ना, फोन को फेंक देते हो, इसी प्रकार करते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको क्लास लगानी है। ये क्लास देखने के बाद आपको तैयारी और करनी है। इस चैनल को अभी तो सब्सक्राइब भी करना है, फिर फोन को फेंक देना चाहे। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी क्या है, विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण। ऑप्शन नंबर डी क्या है, उदात्तीकरण। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, विस्थापन। यानी वहां पर बालक को गुस्सा आया, वो अलग खेलने चले गए, यानी विस्थापन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 16 में ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन समायोजन का क्वेश्चन है। क्या है, समायोजन। तो एडजस्टमेंट की बात कह रहा है यहां पर। समायोजन से तात्पर्य सव्य के विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। हाँ, उस क्वेश्चन में आपने फोन को फेंकना नहीं है, अब आपको क्या करना है, समायोजन करना है। क्या करना है, समायोजन करना है, दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को। किसको समायोजन किया जाएगा, आवश्यकताओं को समायोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकताओं को समायोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। यानी भावात्मक बाधा को हमें बताना है, यानी इमोशनल कौन सी है। तो देखिए, बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, या भगोड़ापन, या सौलीनता। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, सौलीनता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, या समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो यह किया जा सकता है समावेशित शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, क्या यह विशेषता है, तो है जी, ठीक है जी। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, यह भी मानसिक मंदता की विशेषता है। वातावरण के साथ अनुकूल में कठिनाई, ठीक है, वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते। फिर देखिए, अंतर व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना, यह गलत है, मानसिक ममता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता हमें, क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भूमिका या रुचियों की विभिन्नता, और अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। बिल्कुल सही है। यह मानसिक स्वास्थ्य में विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, तो अध्यापक की भूमिका किस प्रकार होगी, विद्यालय का वातावरण किस प्रकार होगा, यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है, ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, क्या ये होंगे, नहीं होगा। फिर देखिए, फिर ऐसे अभिभावक के बालक जो वंचित वर्ग से आते हैं, नहीं, वो कमजोर बालक नहीं माने जाएंगे। ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे, नहीं माने जाएंगे। ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आयु की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, वो बाले जाएंगे कमजोर वर्ग वाले बालक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। किस प्रकार होगा, 30, 40, 35 या फिर 50। तो किस प्रकार का अनुपात होगा, वो 40 वाला अनुपात माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो चलिए देखते हैं। यह अध्यापक और शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। एकदम सही है ये कथन। तो
यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, एकदम सही कह रहा है ये भी। फिर देखिए, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये गलत है, गलत है। और स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ये भी हमें क्या दे रखा है? सही। तो गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण के बारे में, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। ठीक है जी, किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है। शिक्षण क्या कह रहे हैं? औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। यह बात भी सही है। और आपसे क्वेश्चन आगे किस प्रकार पूछा जाएगा? शिक्षण है औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों होंगे। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। बिल्कुल सही है। और शिक्षण अनुदेशन है। शिक्षण अनुदेशन है नहीं, शिक्षण अनुदेशन है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शिक्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, या फिर बालक के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, या फिर बालक के लिए संरक्षित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को। तो किसमें गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको अधिक महत्व दिया जाता है? तो वो दिया जाता है हमें बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। क्वेश्चन नंबर 27, क्या है क्वेश्चन नंबर 27? प्राथमिक विद्यार्थियों, यानी जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के जो बालक हैं, उनमें निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो निरूपण को, प्रदर्शन को, या श्रव्य के द्वारा किया गया अनुभव, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य के द्वारा किया गया अनुभव। जी हां, बालक श्रव्य करके काम करेगा कोई तो उसे जल्दी सीखेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है जी? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, या विद्यालय शिक्षा में विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, या फिर वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य रहने वाला है यहां पर? तो मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों की धीमी गति को सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना नहीं, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना नहीं, अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं के क्षेत्रों का पता लगाना नहीं, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की जाए का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, और क्या है क्वेश्चन नंबर 30? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? किसमें? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में, एनसीएफ 2005 में परीक्षा से संबंधित सुधार को सुझावा दिया गया। क्या सुझाया गया है? क्या कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक? क्या कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक? ठीक है जी, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं व राज्य स्तर में परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, और इनमें से सभी ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आएगा इसका सही आंसर। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ पेपर बताया है किसका? रीट 2011 का। रीट 2011 का जो L1 में पूछा गया था, L1 में पूछा गया। इसके बाद आएगा हमारा रीट L2 के एग्जाम 2011 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, L1 में विकास से पूछा गया ना क्वेश्चन, तो L2 में भी विकास का पूछ लिया गया क्वेश्चन। इस प्रकार क्वेश्चन रिपीट होंगे आगे चलकर। देखिए, शुरू के 2-3 पेपर कीजिए, उसके बाद आपको रिपीट क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तभी मैं कह रहा हूं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ये हम करेंगे कल प्यारे विद्यार्थियों, और हम एग्जाम से पहले सभी कर लेंगे। ये 2011 वाला कर लेंगे, L1 L2 वाला, 2012 वाला, 2015 वाला, 2017 वाला, 2021 वाला और 2022 वाला। ये सभी पेपर हम कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ।
तो प्यारे साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।